कुछ आइडिया नहीं था तो मैं सीए कर रहा था। सीए का एंट्रेंस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन क्यों हम गैलरी में एंटर कर रहे हैं तो ये वाली पेंटिंग सबको पहले दिखनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है? आप अपना आर्टवर्क में कुछ नया करोगे तो लोग आपको जानेंगे कि ये आर्टवर्क देख के कि ये आर्टवर्क इस आर्टिस्ट का है। कि हमने पेंटिंग बनाई, फ़ोटो खींची और उसको अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग एन आर्टिस्ट कैन डू। सिर्फ चैनल्स हैं, सिर्फ चैनल ग्रो हो रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इंडिया में कई सारे आर्ट के स्कूल के ओनर्स हैं जहाँ पे 200 बच्चे 300 बच्चे सीख रहे हैं, तो उनके साथ हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं। ये देख रहा होता हूँ कि उनका बिजनेस 11th-12th में मेरा आर्ट पूरा छूट गया था, मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी क्योंकि उस समय मैं पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो गया था। तो जब बात प्रोफेशनल बनने की आती है तब थोड़े चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। किस फील्ड में क्या हो सकता है, उसके बाद में फिर वो चीज़ धीरे धीरे घर वालों को समझाऊं कि ऐसा ऐसा करूँगा तो ऐसा ऐसा हो सकता है। कई बार पेरेंट्स सपोर्ट कर देंगे, कई बार नहीं करेंगे। मेरे केस में जो बाकी रिलेटिव्स थे वो बहुत ताने देते थे। तो कैसे हो आप? I'm good and so happy to see you here. Like the mentor which you was learning from social media, and today I'm conducting a podcast with you. Like something dream coming true. Even I'm not feeling that this is true for me, but this is nice experience. So it's my pleasure first of all, and thank you so much. So welcome to art series which I'm conducting for artists those who are really struggling to develop skills. Like स्टार्टिंग तो घर से ही होती है, राइट? सो घर वाले बोलते हैं कि आर्ट में कहाँ करियर बन सकता है, या फिर आर्ट में चैलेंजेस, आर्ट में कोई पैसा नहीं। पर देखने जाए तो हर एक चीज जो हमारे आजू बाजू सब आर्ट ही है। इवन एनी प्रोडक्ट डिजाइन इफ यू सी दैट इज आर्ट। आर्ट के बिना कुछ है ही नहीं। ओके, सो दैट इज ओनली दिस मैसेज दैट आई वांट टू स्प्रेड टू ऑल द आर्टिस्ट so that they can also start building their art career। जो नहीं क्या डरते हैं थोड़ा सा स्टेप अहेड करने के लिए कि अगर मुझे मैं फेल हो गई तो क्या होगा, अगर मैं कुछ कर नहीं पाई तो आर्ट में अगर करियर नहीं हुआ तो, राइट? एंड मेनली चैलेंजेस इफ यू आर गर्ल देन ऑल्सो द चैलेंजेस इज मोर देन दैट कि अगर कैसे करेंगे देन ऑल द थिंग्स। सो दिस आई होप ऑल दिस विल हेल्प फॉर ऑल द आर्टिस्ट in all criteria. So kindly, that's why I have created the question accordingly. So let's get started and answer is so okay. So first of all, how are you feeling that आज आप सबको inspire करने and also going to help them? First of all, thank you so much for having me. And yeah, I am very much excited for today's podcast. And I really want to express my thoughts and emotions कि आर्ट की फील्ड में ये सारी चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक चीज़ें लोगों को पता नहीं होगी, तब तक उसके ऊपर काम करना ऑब्वियस ही बात है, पॉसिबल नहीं है। सो आई फील कि आर्ट इज़ ये चीज़ें बाकी फील्ड की तरह ही कि जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है तब तक उसके उसके ऊपर लोग सोच नहीं पाएंगे। शुरू से अगर बचपन से ही लोगों के मन में चीज़ें पता हो, लोगों को आर्ट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो शुरू से कहीं ना कहीं माइंडसेट रहेगा कि हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। एक क्रिएटिविटी वाले एंगल से भी लोग थोड़ा सा उसमें फोकस करेंगे। तो वो चीज़ शुरू से अगर बिल्ड हो रही है किसी बच्चे के अंदर, बचपन से वो चीज़ें अंदर हैं, तो आई बिलीव वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो कल के डेट में किसी और फील्ड में भी, क्रिएटिव फील्ड में ग्रो करना चाहें या फिर स्पेसिफिकली एज एन आर्टिस्ट भी ग्रो करना चाहें, तो बचपन से वो चीज़ अगर डाली जाए तो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी में। Yes, that's true. Like means we should get the knowledge of art from our household itself, right? And I can see that generation also changing now. थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है पर हो रहा है, right? So okay, so the first question for you it is that how do you first realize that art is for you? Was there any moment that changed your everything like that? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल बचपन से आर्ट तो मैं फ़न के लिए कर रहा था। ओके, आई वॉज डूइंग एज ए हॉबी ओनली। बट वाइल ग्रोइंग अप आई स्टार्टेड फीलिंग कि मुझे इसमें मज़ा ज़्यादा आ रहा है। तो मैं दिन भर स्कूल में भी, जब हमारी नॉर्मल स्कूल डेज चल रहे हैं, बीच में कभी भी गैप मिल रहा है, टीचर थोड़ा लेट आ रहे हैं, तो मैं अपने रफ़ कॉपी में पीछे में स्केचेस कर रहा हूँ। तो वो फ़न के हिसाब से चलते रहता था। तो उस समय कभी भी थॉट नहीं था कि मुझे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है या इस फील्ड में जाना है। वो तो एक मतलब एक इन्जॉयमेंट था। तो कभी भी ऐसा प्रेशर, आजकल के बच्चे प्रेशर फील करते हैं कि यार पढ़ाई भी करनी है, पेंटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो एक, आपको अगर टाइम निकालना पड़ रहा है आर्ट के लिए, अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है प्रैक्टिस करते समय, तो फिर आप एक्चुअल में आर्ट में नहीं जा रहे हो। वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपका मन कर रहा है, पढ़ाई करते करते अचानक से आपका मन कर रहा है यार क्या करूं, आप पेंटिंग कर रहे हो तो आपको अपने आप अच्छा फील हो रहा है। तो वो चीज़ चल रही थी। फिर अगेन ये चीज़ मैंने काफ़ी बार शेयर भी करी है, बट
11 ट्वेल्थ में मेरा आर्ट पूरा छूट गया था, मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी, क्योंकि उस समय मैं पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो गया था। क्योंकि 10th तक तो मैं पेंटिंग ड्राइंग करता था, कॉम्पिटिशन्स में भी जाता था, कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी बार जीतता भी था, तो मज़ा आता था। बट 11th में आने के बाद मैं गलती से एक बार फर्स्ट आ गया क्लास में, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार पढ़ाई में भी मैं कुछ कर सकता हूँ लग रहा है। और सब्जेक्ट्स अच्छे थे, कॉमर्स मेरा था उस समय स्ट्रीम, तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स नए थे मेरे लिए, तो मेरे को अच्छा लगा पहली बार पढ़ाई भी। तो पढ़ाई में गलती से फर्स्ट आ गया, तो पूरे अब हमारा स्कूल चेंज हुआ था 11 के मतलब 10th के बाद हमारा स्कूल चेंज हुआ था। तो डीएवी में गया था मैं, वहाँ पे सब नए थे लोग। अब सबके बीच में फर्स्ट आया तो लोगों को ऐसा लगा है कि ये तो बहुत पढ़ाकू बच्चा है। अब उनको नहीं पता कि मैं बचपन से कभी पढ़ने में फोकस नहीं रहा हूँ। तो अच्छा लगा। उसके बाद मेरे को लगा कि अब इतना तारीफ़ मिल रही है, इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते हैं अच्छे से फिर। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर पढ़ाई में मेरा अच्छा ग्रोथ रहा 11 ट्वेल्थ में। फिर 12th के बाद ऐसा लगा कि मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, बहुत प्रेशर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बहुत एफर्ट्स डाल चुका हूँ। क्यों ना फिर इस फील्ड में, जो मैं बचपन से जिस चीज़ के लिए लोग मुझे जानते थे क्लास 10 तक, मेरे दोस्त यार टीचर सब मेरे को इस वे में ही जानते थे कि एक लड़का है जो ड्राइंग अच्छा करता है, ये पेंटिंग अच्छा करता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि उसी में ही कुछ हो सकता है क्या। लेकिन उस समय कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं सीए कर रहा था। सीए का एंट्रेंस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन बीच में सीए से फिर मन उठने लग गया कि यार इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब देख जो होगा देखा जाएगा, मुझे इसी फील्ड में जाना है। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है सीए से ड्रॉप लेते हैं। और जितना फोकस मैं पढ़ाई में दिया 11 ट्वेल्थ में, आज तक मैं पेंटिंग फ़न के लिए कर रहा था, जो आ रहा था जितना मन कर रहा था वैसे कर रहा था। अब थोड़ा सा सीख के करते हैं कि प्रॉपर अगर सीख के करें तो कितनी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, मेरे को वो देखना था। तो सीखना शुरू किया, इंटरनेशनली थोड़े आर्टिस्टों को देखना शुरू किया, तब स्किल्स में डेवलपमेंट काफ़ी दिखनी शुरू हुई। तो मुझे फील हुआ कि हाँ, अगर मैं इसको प्रॉपर सीखूं, प्रैक्टिस प्रॉपर करूं, तो ग्रोथ हो सकती है। तब मैंने डिसाइड किया कि इसी पे जाते हैं। दैट्स ग्रेट कि अगर जो स्टोरी आपने जैसे कहा है कि आई कैन टोटली रिलेट बिकॉज आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। ओके, एंड कॉलेज के बाद में ही सेम मैंने डायरेक्टली मेरा आर्ट जर्नी स्टार्ट किया। राइट, सेम ऐसे होता है, नया नया अगर थोड़ा सा तारीफ किया तो भी वी हैव टू फोकस देयर। ओके, एंड आर्ट में जैसे आपने कहा कि आपको थोड़ा टाइम मिलता है एंड इफ यू आर फोर्स्ड टू बी रिमूव टाइम, आर्ट ऐसे कुछ नहीं है कि टाइम निकाला तभी आर्ट आएगा। आर्टिस्ट के अंदर से आ जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिस इवन इफ यू गिव 5 मिनट्स, उतने 5 मिनट में भी हम आर्ट अंदर से आ जाता है इफ यू आर दैट काइंड ऑफ आर्टिस्ट। राइट, दैट्स ग्रेट दैट आई कैन से रिलेटेड स्टोरी विद बोथ ऑफ अस, एंड दैट्स ग्रेट टू नो अबाउट दैट। सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि आपने जब ड्राइंग आपकी आर्ट जर्नी स्टार्ट की, तो क्या आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते थे कि आपको कुछ रेजिस्टेंस का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? देखो, बचपन से तो मैं जब स्कूल लाइफ में पेंटिंग्स बनाता था, ड्राइंग्स करता था, तो मेरे जो पापा हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते थे। उनका ये कहना था कि तेरे को जो मन कर रहा है कर। वो इस तरीके के माइंडसेट के रहें। और मेरा माइंडसेट और पापा का माइंडसेट काफ़ी हद तक मैच करता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। जैसे हम दोनों का ये थॉट रहता है, हालांकि मेरा थॉट उन्हीं से ही आया है, लेकिन जैसे हम लोग कई बार, जैसे आज मैं बोलता हूँ कि डिग्री विग्री ऐसे ही है, डिग्री का कोई रोल नहीं है, तो पापा भी वैसे ही फील करते हैं कि ज़माने के हिसाब से ग्रो होना चाहिए। तो पापा का भी वही सेम थॉट रहा है, तो ये थॉट रहा है, तो पापा का सपोर्ट रहा। एंड पापा हमेशा पुश करते थे कि जो भी कॉम्पिटिशन्स हो रहा जा। अब सिर्फ ड्राइंग के लिए नहीं, पापा हर चीज़ के लिए पुश करते थे कि स्पोर्ट्स हो रहा है तो स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। मतलब कभी भी वो वाला थॉट नहीं रहा कि पढ़ाई कर। कभी मेरे को फोर्स नहीं किया कि पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, तेरे को तो इससे अच्छा होना है, तेरे को तो इससे ज़्यादा मार्क लाना है, तेरे को तो उससे ज़्यादा मार्क लेना है। मेरे को कभी कोई नहीं बोला पढ़ाई में तेरे को फर्स्ट आना है, तेरे को मार्क अच्छे लाना है। मैं पास हो रहा था, मेरा ठीक ठाक मार्क आ रहा था, मेरे पेरेंट्स खुश थे। और मैं जो जो पॉसिबल था, मैं डांस भी करता था, कहीं पे मौका मिला तो दोस्तों के बीच में गाना भी हम गा रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी था, मैं क्रिकेट भी खेल रहा था, फुटबॉल भी मैं अच्छा था, पेंटिंग भी कर रहा था। तो ये वाला एक माहौल था। बट जब मैंने 12th कंप्लीट किया और जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में प्रोफेशनल जाना है, तो जब बात प्रोफेशनल बनने की आती है तब थोड़े चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। क्योंकि तब तक तो एज ए किड हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद भी पापा का सपोर्ट था, बट कन्फ्यूज़न था
अब क्या होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट तो कर देते हैं, लेकिन अब पेरेंट्स को भी नहीं पता कि इस फील्ड में क्या हो सकता है, बाकी चीज़ें तो दिख रही हैं, ये फील्ड का पता नहीं चल रहा। तो सपोर्ट था मम्मी की तरफ से उतना। मम्मी चाहती थी कि मैं वही गवर्नमेंट जॉब और वो सब करूं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था वो चीज़। मुझे ऐसा था कि मुझे ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि इस फील्ड में क्या हो सकता है। उसके बाद में फिर वो चीज़ धीरे धीरे घर वालों को समझाऊं कि ऐसा ऐसा करूँगा तो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ शुरू शुरू में समझना और समझाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मैं भी खुद फिगर आउट कर रहा था कि क्या है, क्यों है, कैसा है, क्योंकि उसके ऊपर उतनी क्लैरिटी नहीं है। जब हम सर्च भी करते हैं गूगल वगैरह पे, तब जो जो समझ में आता था मैं थोड़ा बहुत समझाता था घर वालों को, उनको थोड़ा बहुत क्लियर होता था तो थोड़ा सा सपोर्ट फील होता था। तो फिर मैं हल्का फुल्का समझाता था और अपनी प्रैक्टिस पे लगे रहता था। तो ये मेरा एक टेंडेंसी रहा है कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है और समझाते नहीं बन रहा है, तो थोड़ा बहुत बस इतना बोलो कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ इसको बहुत मैं सीरियसली करना चाहता हूँ, मैं इसमें बहुत डेडिकेटेड हूँ, ये चीज़ घर वालों को दिखती है। फिर आप उसको कर रहे होते हो, फिर घर वाले थोड़ा टाइम बाद वैसे ही बोलना छोड़ देते हैं, फिर आप उसी पे लगे रहते हो, फिर ग्रोथ दिखती है तो फिर सपोर्ट मिलना और ज़्यादा शुरू हो ही जाता है। यस, रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो गए तब तक तो हमें खुद के लिए लड़ना पड़ता है, हम लड़ेंगे हंड्रेड नहीं तो कैसे परसेंट आगे बढ़ेंगे, राइट? सेम थिंग सब आर्टिस्ट को फेस होती है, बट आई वुड जस्ट वांट टू सेट टू ऑल द आर्टिस्ट की रेजिस्टेंस आए या फिर फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं करे, यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, अगर आपको उसमें करियर बनाना है, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। योर फैमिली मेंबर्स इज नॉट गोइंग टू कम एंड सपोर्ट यू इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंजेस। खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लिया ना, देन यू आर गोइंग टू विन एनी गेम, एनी चैलेंजेस इट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। 100% यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स सपोर्ट कर देंगे, कई बार नहीं करेंगे। मेरे केस में जो बाकी रिलेटिव्स थे वो बहुत ताने देते थे, तो अब उस समय स्टैंड लेना और उसके ऊपर बोलना कि नहीं, अब मैंने डिसाइड कर लिया इस चीज़ को करना है तो करना है, वो वाला फीलिंग रहना ज़रूरी है। सपोर्ट योर सेल्फ, स्टैंड फॉर सेल्फ एंड बिलीव करो खुद में कि मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें मैं कामयाब होके दिखाऊंगा या दुख दिखाऊंगा, बिकॉज नाउ यू कैन सी दिस इन दिस जनरेशन, यू हैव लॉट मोर अपॉर्चुनिटी इन आर्ट करियर। 100%। अगर देखना स्टार्ट कर दिया, यू हैव सो मेनी पीपल टू गाइड यू सो दैट यू कैन फास्ट ट्रैक योर ग्रोथ। जो सर ने इतने साल मेहनत करके इतना फाइंड आउट किया है खुद से, नाउ यू डोंट हैव टू फाइंड आउट ऑल द थिंग्स, यू डोंट हैव टू फिगर आउट, इट इज ऑलरेडी देयर इन फ्रंट ऑफ यू, you just have to take the right step. Okay, so third question for you is that, have you ever showcased your artwork in art galleries or exhibition? Okay, what इन was the experience like, feel? इन 2016 से 2017 वाज द फर्स्ट ईयर जब मैंने पहले पेंटिंग अपनी एग्जिबिट की थी। 16 में तो मैं वर्क करना मैंने प्रॉपर शुरू किया था, सीखना और उसके ऊपर काम करना। फिर मैंने ड्राइंग के फंडामेंटल्स वगैरह पे पहले काफ़ी महीनों तक काम किया। फिर ऑयल्स के ऊपर मेरा बहुत पैशन था कि ऑयल पेंटिंग पे मैं काम करूं। बीच में मैंने बाकी मीडियम पे भी काम किया, एक्रेलिक्स पे, वाटर कलर पहले, क्योंकि हमारे जो सर थे वो वाटर कलर के ऊपर बहुत फोर्स करते थे कि वाटर कलर बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम ज़रूरी है। तो मैंने वाटर कलर पे काफ़ी पेंटिंग्स बनाई, एक्रेलिक्स पे काफ़ी काम किया। उसके बाद अल्टीमेटली मेरा गोल था ऑयल पे काम करने का। तो जब मैंने ऑयल पे काम करना शुरू किया, तब मैंने 2 पेंटिंग्स बनाई, जो मैंने दिल्ली में एक एग्जीबिशन था वहाँ पे सबमिट करी थी और वहाँ पे वो पेंटिंग लगी थी। तो एक पेंटिंग थी, एक लेडी थी, एक हॉर्स के साथ खड़ी है। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था जो वेस्ट की पेंटिंग्स हैं, जहाँ पे आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में ऑयल पेंटिंग पे काम करते हैं, लेयर बाय लेयर काम करते हैं, ग्लेजिंग वगैरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं प्रॉपर, जहाँ पे गोल्डन फ्रेम्स इस्तेमाल होते हैं, ओल्ड मास्टर टाइप का जो फीलिंग रहता है। तो मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड था। तो वो एक पेंटिंग थी, प्लस एक मोनालिसा का मैंने वो बनाया था, कॉपी, मास्टर कॉपी। तो वो मैंने किया था, तो वो 2 लेके गया था मैं, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मेरे को। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो, क्योंकि उस समय मैं कितने साल का हूँ, 2017 18 17 या 18 की उम्र होगी मेरी आसपास। तो उस एग्जीबिशन में मैं बहुत छोटा था, बहुत अच्छे अच्छे सीनियर आर्टिस्ट आ रखे थे, 40+ 50+। तो बहुत एक अच्छा सपोर्ट मिला सारे आर्टिस्ट से, कि उन्होंने मेरे आर्टवर्क को बहुत अप्रिशिएट किया कि इस एज में ये वर्क कर रहा है, ओल्ड मास्टर टाइप का वर्क्स कर रहा है। राम सुतार सर वहाँ पे आए थे, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया है। तो उन्होंने मुझे एक बात भी बोली कि आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट, जिस तरीके की पेंटिंग सेल हो रही होती है कि हमने न्यूज़ में देख लिया कि यार ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इतने में सेल हो रहा है, तो कई बार लोग उससे अफेक्ट हो जाते हैं कि हम इसको क्यों करें, वैसे करना शुरू कर देते हैं।
तो उस समय राम सुतार सर ने बहुत ही अच्छे से मुझे चीज़ बोली थी कि तेरा काम इस चीज़ में है, बहुत अच्छा काम है, ट्रेडिशनल काम है, इसी पे फोकस करना, अच्छा कर रहे हो बहुत, ऐसे करके प्रॉपर उन्होंने बताया। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये एक एडवाइस है जो बहुत अच्छी, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। बहुत लोगों से जान पहचान हुई। एक मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया वहाँ पे, जो अभी तक मेरा उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। सो वो भी अपनी पेंटिंग्स वगैरह लगाता है अभी भी, एनिमेशन की इंडस्ट्री में वो। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वो। उसके बाद काफ़ी सारे और भी एग्जीबिशंस मैंने लगाए, 2-3 शोज़ मैंने और किए। उसके बाद फिर मेरा मन भर गया, मैंने बोला कि हाँ, इसका एक्सपीरियंस हो चुका, अब मैं आगे दूसरी चीज़ों पे काम करता हूँ। यस, बिकॉज फर्स्ट टाइम अलग ही फील होता है कि मैंने लगाया, क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या लोग सपोर्ट करेंगे, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। सो हंड्रेड एवरीथिंग इट परसेंट इज टोटली डिफरेंट, आई कैन से, कि जहाँ पे बस पेट में बटरफ्लाईज आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ पता नहीं होता। अब बहुत कुछ समझ में आता है, क्योंकि हम्म, जब मैं पेंटिंग लेके गया, तो पेंटिंग लेके कैसे जाएं इतना दूर सेफ्टी के साथ, वो लगाएंगे कैसे, वो देखना कि लोग उसको गैलरी में हैंगिंग जब होती है पेंटिंग्स की तो वो कैसे होती है, कोई वॉल जब मिलता है किसी आर्टिस्ट को तो क्या सोच के वो वॉल दिया जाता है, मैं सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था। और हम्म, बहुत सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आई कि यही वाला वॉल क्यों मिला किसी आर्टिस्ट को, क्यों हम गैलरी में एंटर कर रहे हैं तो ये वाली पेंटिंग सबको पहले दिखनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है। सारी चीज़ें, कि छोटी पेंटिंग्स लगाएं कि बड़ी पेंटिंग्स लगाएं, वो सब समझ आना शुरू हुआ। जब लोग आते हैं तो उनसे बात कैसे करनी है, वो किस तरीके के सवाल पूछते हैं, उस समय मैं बहुत नर्वस फील करता था। अभी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ, बट उस समय मैं बहुत, पहली बार आए लोग बात कर रहे हैं, मैं बहुत शर्मा रहा हूँ, डर रहा हूँ, क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, वो सब लग रहा है दिमाग में। तो वो सब सीखने को मिला, बहुत चीज़ें क्लियर हुई। ओके, सो फ्रॉम दिस मुझे एक चीज सीखने को मिली है कि सभी लोग वेन यू आर स्टार्टिंग बी स्पॉन्ज, कि देखो ऑब्जर्व करो जो भी हो रहा है, सब सीख के लो। ओके, दैट कभी कभी कुछ चीजें फ्री में ही सीखने मिलती है, जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, छोटी छोटी चीजें होती है, बट वो भी सीख लिया ना, दैट इज टू मच, कि वो कोई सिखाने आने वाला नहीं है, आपको खुद ऑब्जर्व करके सीखनी है, देन यू आर गोइंग टू ग्रो। Great. So next question is that for beginners who dream to participate in art galleries, what would you recommend they should first focus on? जिसको art galleries में participate करना है। सबसे पहली चीज़ तो मैं अनाहा एक चीज़ जो सबको रेकमेंड करता हूँ, आपको ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि मुझे बस गैलरी में जाना है। आपको अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना आना चाहिए, कि मैं अगर अपनी पेंटिंग को देख के बोल सकूँ कि क्या ये अभी है उस लेवल पे कि मैं एग्जीबिशन में लगा सकूँ। नो डाउट उसके बाद भी 100 मिस्टेक्स होंगी। अभी मैं जो अपनी पहली पेंटिंग जो मैंने एग्जीबिशन में लगाई थी, मुझे उसमें हज़ार गलती दिखती है, लेकिन फिर भी अपने आप से सवाल पूछना कि जितने वक्त मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, क्या मेरा वर्क है उस लेवल पे कि इसको मैं लोगों को दिखाना चाहूँ। अगर आपको लग रहा है तो लगाओ, नहीं लग रहा है तो अभी काम करो उस चीज़ के ऊपर। एक तो ये। सेकेंडली, कभी भी गैलरी में अपने वर्क इसलिए नहीं लगाने चाहिए कि वो गैलरी में वर्क सेल हो जाएंगे। गैलरी पेंटिंग सेल करने के लिए होती ही नहीं है। ये चीज़ मैं बहुत बाद में सीखा, लेकिन शुरू में जब मैं लगाता था तो कई बार लोग इस तरीके से माइंड में मेरे डाल दिए थे कि पेंटिंग लगाएगा सेल होनी चाहिए, और सेल नहीं होती तो फिर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार सेल नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि एग्जीबिशंस वगैरह में लगाने में फ़ीस लगती है। जितना हाइयर एग्जीबिशन में जाओगे उतना हाइयर फ़ीस लगती है वहाँ पे। तो गैलरी कभी भी सेलिंग के लिए नहीं होती, गैलरी होती है आपका बाकी चीज़ों के लिए। हम एग्जीबिशन लगाते हैं, ये माइंड में सोच के जाते हैं कि हाँ सेल नहीं होगी, ये मुझे पता है, बट फिर भी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को जब हम लोगों को दिखाएंगे, 10 लोग आएंगे, हमारा कॉन्टैक्ट्स लेंगे, या हमसे हमारे इस वर्क के बारे में पूछेंगे, हमसे बात करेंगे, हम इनको हमारे वर्क के बारे में शेयर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर मौका मिले तो इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग्स ले लो, आप क्लिप्स रिकॉर्ड करो, वीडियोस लेके रखो, क्योंकि ये चीज़ आपको फ्यूचर में काम आएंगी। तो वो करो आप। जो लोग आर्टिस्ट आ रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं, उनके साथ कांटेक्ट बढ़ाओ, उनसे नेटवर्किंग करो। जिन क्यूरेटर के थ्रू आप एग्जीबिशन में जा रहे हो उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गैलरी के वर्ल्ड में, एग्जीबिशन वर्ल्ड में क्यूरेटर का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर मैं किसी गैलरी में जा रहा हूँ और जो क्यूरेटर गैलरी में वो पेंटिंग लगा रहे हैं, जो एग्जीबिशन करवा रहे हैं, उनके साथ मेरी मेरी पहचान अच्छी बने, उनके साथ मेरा नाम, उनका कनेक्शन अच्छा बने, तो वो सब चीज़ पर उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ये सब एक्चुअल चीज़ें हैं कि आपके पास आपको कंटेंट मिल रहा है, आप लोगों से बात कर रहे हो, नेटवर्क कर रहे हो, प्रेजेंट करना सीख रहे हो, वो सब चीज़ें। सेल करना तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो बहुत बात की चीज़ है। ये सब होने लग जाएगा तो सेल करना तो बाद में इजीली हो जाएगा।
ये कि आजकल के आर्टिस्ट यही सोचते हैं कि आर्ट वर्क लगा दिया गैलरी में, सो दिस फॉर द सेलिंग, में सेलिंग के लिए लगा रहा हूँ, एंड दे जस्ट गेट डिमोटेड। वो क्या करते हैं, जो हम्म, नहीं हुआ, द लॉस पॉइंट दे सी, बट व्हाट इज द प्रॉफिट पॉइंट फ्रॉम देम? दे गेट टू नेटवर्क, दे गेट द फीडबैक जो उनको इम्प्रूव करके आगे जाके काम को आएगा। दे गेट टू मेक मेनी मोर फ्रेंड्स, ओके, एक्सप्लोर करना है कैसे, ऑब्जर्व इट, ओके। तो दे गेट सो मेनी थिंग्स, लेकिन एक ही चीज नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रही है, उस पर डिमोटिवेट हो जाते हैं, and they stop going to art galleries and all the things, right? So I just want to tell all the artists, take this as a positive। जो भी situations आपके लाइफ में आते हैं, take it as a positive। अगर नेगेटिव भी हो रहा है, then ask what, where I'm going wrong, कि ये क्या हो रहा है, how I can make it right, okay, what is the best thing what I can do from this, see the एग्जैक्टली। positive way, then you will be able to find the so many of the doors opening for you, okay? And selling, that you can easily sell if you have nice social media presence, right? Selling तो हो जाएगी, but you have to network with big people, right? Galleries में जाके, that is the main opportunity that you get to network with big people, right? Directly also meeting them one to one. So that's great to hear from you. So next question is this, कि same is social media का ये आ गया तो, okay, in your view, is social media helpful or necessary for an artist today? Why or why not? Social media is not necessary, it is compulsory for each and every artist. If you're not there on social media, that means you don't exist on this planet. सोशल मीडिया अभी आपको, हर आर्टिस्ट को सीखना इस कंपलसरी। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी इंसान ने अपने सोशल मीडिया चैनल को ग्रो कर लिया है, 50K तक या 100K तक ग्रो कर लिया है, तो वो इंसान मार्केटिंग के बारे में इतनी नॉलेज रखता है जितना अच्छे अच्छे मार्केटर्स भी नहीं रखते हैं। क्योंकि उसने जब अपना कंटेंट बनाना शुरू किया, उसने सिर्फ कंटेंट नहीं बनाया, वो ये भी देख रहा होता है कि इस कंटेंट से सामने वाले को क्या वैल्यू मिल रही है। ये कंटेंट सामने वाला जब देखेगा तो क्या सोच के मेरे चैनल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। ये कंटेंट जब सामने वाला देखेगा तो उसके दिमाग में क्या इमेज बनेगी, क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या क्या वो सोचेगा मेरे बारे में इस कंटेंट को देखने से, तो मेरी पोजीशनिंग कैसे हो रही है मार्केट के अंदर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पर्सन सोचता है जब वो कंटेंट बनाता है। तो हमें रैंडम, और क्या होता है कि अभी क्या होता है, आर्टिस्टों को, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं कि हमने पेंटिंग बनाई, फ़ोटो खींची और उसको अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग एन आर्टिस्ट कैन डू। क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपका काम है इम्पैक्ट डालना। अगर आप एज एन आर्टिस्ट कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में, तो आप उन करोड़ों इमेज में से एक इमेज बन के रह जाएंगे जो बस है, जिनको लोग जानते भी नहीं हैं। इमेज डल रही है डेली बेस पे, करोड़ों इमेजेस बस अपलोड हो रही हैं इंटरनेट पे, बट आप कैसे स्टैंड आउट करोगे? लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये इंसान अलग है या इस इंसान को मैं जानता हूँ? और इसमें क्या होता है, बहुत एक जो मिसकंसेप्शन है, जो जो बाबा आदम के ज़माने का हो चुका है, जो आर्ट स्टाइल की हम बात करते हैं कि हम अपना आर्ट स्टाइल बनाएंगे, बहुत पुराने ज़माने की चीज़ है वो। कि आप अपना आर्टवर्क में कुछ नया करोगे तो लोग आपको जानेंगे कि ये आर्टवर्क देख के कि ये आर्टवर्क इस आर्टिस्ट का है। वो पुराने ज़माने में होता था। अब ये है कि आप कैसे हो एज ए पर्सन, आप ऐसे पर्सन क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो, उससे डिसाइड होगा कि लोग आपके आर्टवर्क की कितनी वैल्यू करेंगे। नो डाउट आपका आर्टवर्क अच्छा होना चाहिए, उसमें तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आपका थॉट क्या है उसको बताते समय, अपने आर्टवर्क को शेयर करते समय। और इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं सोशल मीडिया ग्रो करते वक्त। कि सिर्फ आपको, ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ आपको व्यूज़ नहीं चाहिए, आपको व्यूज़ का इम्पैक्ट चाहिए। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यूज़ आ रहे हैं और लोग आपको नहीं जानते हैं। व्यूज़ आए तो लोग आपको जाने, वो ज़रूरी है ज़्यादा। तो आप दिमाग में पहले क्लियर करो कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ या बना रही हूँ उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट्स क्या है, अल्टीमेटली मैं क्या रिजल्ट चाहता हूँ सोसाइटी के अंदर। कि मुझे लोग किस वे में जाने, मुझे लोग किस चीज़ के लिए जाने। ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होगी, उसके हिसाब से आपका कंटेंट डिज़ाइन होगा, उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे शेयर करोगे। आपके कंटेंट को देखने के बाद लोगों के दिमाग में एक पोजीशनिंग बनती है आपकी। ये थॉट के साथ जब आप कंटेंट डालते हो तब आप एक्चुअल में पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जा रहे होगे। क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग होगी तब जाके आप स्टैंड आउट करोगे। अदरवाइज सिर्फ चैनल्स हैं, सिर्फ चैनल ग्रो हो रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जब लोग सर्च करें, जब लोग आपके बारे में ये जानना चाहें कि मैं ये सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ इसके ऊपर ये पर्सन, इसका ओपिनियन क्या है, जब आपका ओपिनियन मैटर करे
तब आप समझोगे कि हाँ आपका ब्रांड वैल्यू बन रहा है, आपके होने का, एग्जिस्ट करने का कोई मतलब है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए सोशल मीडिया वो छोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। और इनफैक्ट एक चीज़ मैं शेयर करूँ, ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में बहुत काम आता है सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी जैसे हमारे साथ कई सारे आर्ट के स्कूल के ओनर्स काम करते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया इंडिया में कई सारे आर्ट के स्कूल के ओनर्स हैं जिनके खुद के स्कूल्स हैं, जहाँ पे 200 बच्चे 300 बच्चे सीख रहे हैं। तो उनके साथ हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं, जहाँ पे मैं उनको ये देख रहा होता हूँ कि उनका बिज़नेस, हम एज एन आर्टिस्ट वो अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सके, क्योंकि आर्ट के सेगमेंट में बिज़नेस की नॉलेज बहुत कम है। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है जो वो बिल्कुल नहीं समझ रहे होते हैं, और तब मुझे समझ में आता है कि इसकी ज़रूरत इतनी क्यों है। सोशल मीडिया सिर्फ आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत लोग आपको जान रहे हैं। सोशल मीडिया में जब आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है, तो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आप एक्स अमाउंट जो भी आप चार्ज कर रहे हैं, वो अमाउंट आप हाइयर प्राइस पे तभी ले जा पाओगे जब आप स्टैंड आउट कर रहे होगे बाकियों के कंपैरिजन में। मैं तब तक अपनी प्राइस नहीं बढ़ा सकता तब जब तक मैं अलग ना दिखूं। मैं कैसे ये साबित करूं कि मैं बाकी लोगों से बेहतर हूं? ये तभी होगा जब आपने एक ट्रस्ट बनाया हो मार्केट के अंदर, और वो सोशल मीडिया से आएगा। तो लॉन्ग टर्म में आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। दूसरा, कल के डेट में, आज के टाइम पे हम लोग एड्स वगैरह रन करते हैं, सोशल मीडिया, मेटा एड्स, यूट्यूब एड्स, इन सब का ज़माना है। तो इन जगहों पे ज़रूरी है कि जब आप एड्स वगैरह के ऊपर काम करना सीखो या आगे चल के इसके ऊपर काम करो, आपका सोशल मीडिया ऑर्गेनिक प्रेजेंस रहेगा। तब जाके लोग उस एड्स के माध्यम से आपके सोशल मीडिया को जब चेक करते हैं और उनको ट्रस्ट आता है, तो ऐड वगैरह की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है लॉन्ग टर्म में। वो इम्पैक्ट वहाँ पे आता है। एक चीज़ और जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये, जब भी हम लोग ऐड वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ऐड कैंपेन रन करते हैं, या हमारा कोई वर्कशॉप होने वाला है, कोई अपनी क्लास रन कर रहा है, या कोई अपना कुछ कमीशन वर्क पे काम कर रहा है, जब वो कल के डेट में एड्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो एड्स में कई बार हमें मल्टीपल क्रिएटिव्स टेस्ट करने होते हैं। कि मैंने अगर अपनी 50 एड्स बनाई, उन 50 एड्स को मैं रन करूँगा, मैं ये चेक करूँगा कि कौन सा परफॉर्म कर रहा है। तो उन 50 एड्स को चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। लेकिन अगर मैंने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिकली कंटेंट डाल डाल के चेक किया हुआ है कि कौन सा कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं उसी अच्छे वाले परफॉर्मिंग ऐड को ही, अच्छे वाले कंटेंट को ही ऐड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मुझे पता होगा कि लोगों को क्या कंटेंट पसंद आ रहा है, और उसको हम ऐड में कन्वर्ट कर पाएँ तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और कॉस्ट बहुत कम होगा। और भी बहुत सारे रीजंस हैं। टीम हायरिंग में बहुत काम आता है सोशल मीडिया फ्यूचर में। जब हम टीम हायर करते हैं तो लोग भी उस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, उस पर्सन के साथ काम करना चाहते हैं जिसका ट्रस्ट मार्केट में अच्छा हो। ब्रांड डील्स अच्छी मिलती है। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे। दैट्स ट्रू कि जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट है, एंड कुछ कुछ लोग आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, दे नो दैट दे आर हैविंग गुड स्किल्स, गुड मार्केटिंग स्किल उनके पास ऑलरेडी है, गुड आर्ट स्किल्स भी है जिससे वो प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ही नहीं है, वो बताएंगे ही नहीं मेरे पास ये स्किल्स है, तो कोई आके बाय नहीं करेगा। दे एग्जैक्टली। सपोज कि अगर एक रील डालने से लोगों को पता चल जाएगा मेरे में कितना टैलेंट है, नो, वी हैव टू प्रूव देम और शो सोशल प्रेजेंस। उनको कुछ ना कुछ एजुकेशनल कंटेंट देना जरूरी है जिसकी वजह से उनको लगेगा अरे हाँ, ये पर्सन मेरी डिजायर या नीड्स जो भी मेरे ड्रीम्स है वो पूरा कर सकता है, देन ओनली वी आर गोइंग टू चार्ज और पे। ओके, सो दिस इज रियली बिग मिथ, मिथ भी था देख, और आने वाला तो एआई है, दैट इज द टोटली डिफरेंट फॉर्मेट, बट हमारे जो आर्ट स्किल्स है वो हम हैंडमेड बनाते हैं, हैंड टच, दैट एआई कैन नॉट रिप्लेस दैट थिंग्स, राइट? So, okay, next question is for you that what are the three things you should strongly recommend every artist to do start their personal brand online? कि अगर पर्सनल ब्रांड ने करना है तो थ्री थिंग्स व्हाट डू यू रिकमेंड देम? फर्स्टली, यू हैव टू बी गुड एट योर क्राफ्ट। जब तक आप जिस सेगमेंट के ऊपर कंटेंट बना रहे हो उसके ऊपर आप अच्छे नहीं रहोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ठीक है, अगर मैं किसी टॉपिक में अच्छा नहीं हूँ तो भी मैं अपना कंटेंट बना सकता हूँ कि हाँ मैं अपनी जर्नी शो कर सकता हूँ या अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। बट आपकी स्किल अगर होगी ना तो आपके पास कम्युनिटी बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत डीपर नॉलेज रखता हूँ, हो सकता है कोई टैटू आर्ट कर रहा है, उनको टैटू की नॉलेज बहुत है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में, उनको फैशन डिज़ाइनिंग की नॉलेज बहुत है, कोई मंडाला आर्ट कर रहा है, कोई वाटर कलर कर रहा है, कोई सिर्फ स्केचिंग कर रहा है। अपने सेगमेंट का अगर आपके पास नॉलेज अच्छा खासा है
तो वो नॉलेज को शेयर जब आप करोगे तो उस नॉलेज के बेस पे जो उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो सारे लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो एक निश को आप मार्केट टारगेट कर सकते हो और उसी में फिर आप मार्केट कर सकते हो कि हाँ मेरी ये नॉलेज है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ या मैं शेयर कर रही हूँ, इससे रिलेटेड जो भी लोग इसको सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या इसके अराउंड इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग उससे कनेक्ट होने में आपको सुविधा होगी, ईजी होगा। सेकेंडली, एक तो हो गया आपका स्किल, जो आपके फील्ड का स्किल है। सेकेंडली, जब आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हो तो आप ये देखना ज़रूरी है कि सिर्फ आप रैंडमली कंटेंट बनाते नहीं जा रहे हो। ये नहीं कि मेरा जो मन किया कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, रैंडम पोस्ट बना रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा उसके पीछे थॉट डालना ज़रूरी है कि ये कंटेंट का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या जाएगा। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो बताई जाती है कि वर्क अपॉन योर प्री प्रोडक्शन एंड नॉट अपॉन योर पोस्ट प्रोडक्शन। बहुत लोग पोस्ट प्रोडक्शन पे वर्क करते हैं कि कंटेंट बन गया, चलो इसकी एडिटिंग अच्छी करेंगे, इसमें टेक्स्ट अच्छा डालेंगे, इसमें फ़िल्टर अच्छे डालेंगे, इसमें इस कंटेंट को और पॉलिश कर देंगे, वो पोस्ट प्रोडक्शन है। प्री प्रोडक्शन यानी कि इससे पहले कि आप वीडियो शूट करो वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाओ कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा लोगों को वैल्यू लगेगा, इसको किस वे में मैं बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वहाँ ज़्यादा एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। जितना एफर्ट्स आप प्री प्रोडक्शन में डालोगे उतना ज़्यादा कंटेंट आपका वैल्यूएबल बनेगा, ना कि पोस्ट प्रोडक्शन पे। और पोस्ट प्रोडक्शन की चीज़ शुरू में पॉसिबल भी नहीं हो पाती। शुरू में आपके पास हो सकता है बहुत एडवांस कैमरा ना हो, बहुत अच्छा माइक क्वालिटी ना हो, आपके पास टीम नहीं है कि प्रॉपर कोई एडिटिंग करके दे आपको। शुरू में अकेले आप काम कर रहे हो, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, टाइम लिमिटेड है, तो आप दिमाग लगाओ कि आपका कंटेंट के अंदर जो एक्चुअल कंटेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो एक तो ये चीज़ कि आपको प्री प्रोडक्शन पे वर्क करना है। और तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपने दिन रात मेहनत करके एक चीज़ डाल दी और फिर आप भूल गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी कि लोग आपको बार बार देखेंगे, आपको बार बार जानेंगे, बार बार रिकॉल वैल्यू आएगा, तब जाके आप उनको याद रह पाओगे, तब जाके लोग आपको ध्यान रख मतलब उनके माइंड में आप रहोगे कि हाँ एक इंसान है जो इस टॉपिक के बारे में इतना बोलता है या शेयर करता है, इस पर काम करता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, हालांकि और भी चीज़ें हैं बट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दैट्स ट्रू, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। लोग एक करते एक रील बना दिया, अभी मैं वायरल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी एक रील से, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, कोई यू मतलब नहीं हैव टू उसका। शो अप एवरी डे। क्योंकि अगर बार बार आप लोगों देखोगे तो लोगों को पता चलेगा, अरे हाँ ये इस चीज पे काम करती है या फिर ये चीज सिखाती है। ओके, इफ यू आर टीचिंग एनी एजुकेशनल कंटेंट देन ओनली दे आर गोइंग टू फॉलो यू, वॉच योर वीडियोस। ओके, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट पोस्ट डेली सो दैट यू कैन ग्रो अप। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, बट गिव इट अ टाइम, be patient, give it a time, it will happen. Okay, next question for you is that for artists who want to start teaching, अभी learn कर दिया, बोलो कि मैंने अभी सीख लिया, now I want to start teaching whether online or offline, what is your advice to give start confidently? एक्चुअली सबको ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि लर्निंग तो कंटिन्यूसली आपको करते रहनी है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने ये चीज़ पढ़ ली अब मैं पढ़ाऊँगा। ये चीज़ मैं बहुत बार शेयर करता हूँ कि ये थॉट कभी मत रखना कि मैंने इतना पढ़ लिया अब मैं इसको पढ़ाऊँगा। आप पढ़ते जाओगे और पढ़ाते जाओगे साथ में, क्योंकि आपने सिखाना शुरू किया, आपको लगा ये चीज़ थोड़ा और बेटर मैं अपने अंदर ला सकता हूँ, फिर आपने साथ में भी उसको टू एंड फ्रो मोशन की तरह वो चलता रहेगा। नाउ जब आप टीचिंग देना शुरू करते हो तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि आप टीचिंग देने के लिए टीचिंग दो। आप ये मत दिमाग लगाओ कि, क्योंकि शुरू में क्या होता है ना, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। परफेक्ट प्राइसिंग क्या रखूँ मैं, कहाँ पे सिखाना शुरू करूँ मैं, क्या करिकुलम सेटअप करूँ मैं, पहले क्या सिखाऊँ, दूसरे उसके बाद क्या सिखाऊँ, 100 चीज़ें लोग सोचते हैं। उन 100 चीज़ों के चक्कर में कभी काम शुरू ही नहीं होता। आप एक पर्सन है, उसको बताना शुरू करो, एक टॉपिक है उसको समझाना शुरू करो, और उस प्रोसेस में ये ध्यान दो कि क्या जो आप बता रहे हो वो सामने वाले को बहुत ईजीली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टीचिंग का सबसे बेसिक मीनिंग है कि आप सामने वाले को हेल्प कर सको ग्रो करने में। फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने एक्सपर्ट हो, फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि सामने वाले को आप इम्प्रूव करवा पाए कि नहीं करवा पाए। मैं बेस्ट आर्टिस्ट हूँ या नहीं हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं सामने वाले को ग्रो नहीं करवा पा रहा हूँ और मैं दुनिया का बेस्ट आर्टिस्ट हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं ओके आर्टिस्ट हूँ लेकिन मैं सामने वाले को हेल्प कर सकता हूँ बहुत आगे बढ़ने में, उनको रिजल्ट दे पा रहा हूँ, तो मैं उनकी नज़र में दुनिया का बेस्ट हूँ। तो ये चीज़ सबसे कोर चीज़ है। आपका टीचिंग में काम है इतना कि आप देखो
कि जो भी टॉपिक आप समझा रहे हो या शेयर कर रहे हो, सामने वाले को वो चीज़ क्लियर हो। अगर लग रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, तो इस चीज़ को आप अपने ऊपर लो कि मेरी गलती है, और उसको ठीक करो, और अच्छे एग्जाम्पल्स ऐड करो, और उसको सिंप्लीफाई करो। बच्चे को सिखा रहे हो तो और उसको प्यार से और सिंपल वे में, फ़न वे में, स्टोरी टेलिंग के तरीके से करो, ताकि सामने वाले को वो चीज़ क्लियर हो। ये चीज़ अगर आप अचीव कर लोगे, तो फिर स्टूडेंट्स को बढ़ाना और वो सारी चीज़ें तो उसकी बात की चीज़ है। ये जो आपका बीच में जो आपके कनेक्शन बन रहा है बच्चे और आपके स्टूडेंट और आपके बीच में, वो बहुत ज़रूरी, कि उनको लगना चाहिए कि हाँ, अगर इन्होंने सिखा दिया तो मैं कभी भूल नहीं सकता या भूल नहीं सकती, मुझे क्लियर हो चुका है सब कुछ। वो बहुत ज़रूरी है। दैट्स लाइक आर्टिस्ट थिंग, जो आप आर्टिस्ट हो, ड्राइंग क्रिएशन, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, एंड टीचिंग जो आप दूसरों को सिखा रहे हो, दैट इज ओवरऑल कंप्लीट थिंग। ओके, बोथ आर डिफरेंट स्किल, आई कैन से। कि आप नहीं बोल सकते कि मैं आर्टिस्ट, बहुत अच्छा आर्टिस्ट और मैं बहुत अच्छा टीचर भी हूँ। इट्स द स्किल दैट यू नीड टू लर्न, ऑब्जर्व। आप जो तरीके से सिखा रहे हो, इज योर एग्जाम्पल रिलेटिंग टू देम। देख, कुछ छोटे बच्चों को अलग एग्जाम्पल रिलेट होगा, बड़े बच्चों को अलग एग्जाम्पल रिलेट होगा। सो यू हैव टू जस्ट डेवलप योर स्किल। देखो क्या उनको सिखा पा रहे हो, क्या उन्हें समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, आस्क देम व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टैंड, improve so that you can also start teaching others. So directly don't go and jump like this. Just start with small one students, take one step at a time and grow. Okay, so that's great. Next thing is teaching art actually profitable in day to day world, or how can an artist build a strong foundation in this space? 100% इट इज़ वेरी मच प्रॉफिटेबल। इन फैक्ट इन टूडेज़ एरा, जब हमारा एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, लोग सीखना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू लर्न समथिंग। कोई आर्ट सीख रहा है, कोई कुछ और सीख रहा है, स्विमिंग, डांसिंग, कुकिंग, अलग 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 हर चीज़ कोई ना कोई सीखना चाहता है। इस सिचुएशन में जो पर्सन जिसकी टीचिंग स्किल्स अच्छी है, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, आपका जब टीचिंग स्किल्स अच्छा होता है, जब आप अपनी वैल्यू को शेयर कर पाते हो, अपनी नॉलेज को शेयर कर पाते हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्ट में इंटरेस्ट रखते थे कभी ना कभी, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती कि हाँ, हमारा ये इंटरेस्ट पहले था, हमें ये अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिली, अब इतने अच्छे टीचर हमारे सामने हैं, ये जो सिखाने वाला पर्सन है वो इतना अच्छा सिखा रहा है, तो हम इनसे सीख सकते हैं। तो इससे एज एन आर्टिस्ट, आप अगर टीचिंग अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आपका तो प्रॉफिटेबल आप रहते ही रहते हो, आप सोसाइटी में एक तरीके से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं। आप डिमांड इंक्रीज़ कर रहे हैं आर्ट की फील्ड की, जो कि ओवरऑल बहुत ज़रूरी है। तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम पे स्पेशली। यस, बिकॉज आजकल सभी लोग को सीखना चाहते हैं। नाउ आई कैन सी दैट व्हेन आई एम आल्सो टीचिंग सम ओल्ड पीपल, दोज हु आर हाउस वाइफ मोस्टली, इवन देयर एज इज अबव 50, बट वो बोल रहे हैं कि मेरे एक हॉबी जो छूट गई थी, दे आर डूइंग फॉर जस्ट स्पेंडिंग द टाइम फॉर देमसेल्फ, रिलैक्सिंग। देयर आर मेनी मोर बेनिफिट्स दैट यू कैन गिव। स्टार्टिंग ऐसे जरूरी नहीं कि बस आपको आर्ट स्किल सिखाना है कि वो पर्सन में आगे जाके सिखाए दूसरे को। इट इज ऑल्सो कैन बी लाइक हॉबीस्टिक, for learning, for spending a time. I can say that art is just like a therapy to release down your stress. So art is having many more benefit than other skills. दूसरा कोई काम नहीं है जिसमें करने से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा आर्ट के सिवाय। ओके, सो this is a very nice profitable, and I can say this is the best generation where you can start teaching sitting at your home. You don't need to go anywhere. आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। दैट मच इजी इट इज। ओके, सो दोज जो थिंकिंग में ही है कि मैं स्टार्ट करूं या ना करूं, यू जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम, एंड आने वाले ईयर्स में ये और ज्यादा ग्रो भी करने वाला है। ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन द बिगिनिंग हाउ कैन एन आर्टिस्ट ब्रिंग स्टूडेंट्स ऑर्गेनिकली विदाउट स्पेंडिंग ऑन एड्स? कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि मैंने अभी स्टार्ट किया टीचिंग, आई नो नाउ आई एम एबल टू टीच, नाउ आई वांट टू टीच टू बिग ऑडियंस, आई वांट टू स्टार्ट मोर ऑडियंस लाइक। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है, फर्स्टली आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल का सेटअप होना। अगर आप ऑफलाइन सिखा रहे हो, देन यू शुड हैव ए गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टेड, सो दैट लोगों का वहाँ पे कॉल आपको आ सके, लोग देख सकें, लोग जब सर्च करें आर्ट के क्लासेस के बारे में, तो आप वहाँ पे दिखो। क्योंकि जब तक आप दिखोगे नहीं, तब तक आपके पास कोई आएगा नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपकी लिस्टिंग ज़रूरी है।
सेकेंडली, एक चीज़ जो आप कर सकते हो, फेसबुक में 5000 फ्रेंड्स की लिमिटेशन होती है। अगर आप ऑफलाइन क्लास रन कर रहे हो, मेक श्योर आप उन लोगों को फ्रेंड्स बना के रखो फेसबुक में, जो आपके आसपास के एरिया में, जो आपको लगता है कि मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बच्चों की क्लास रन कर रहा हूँ, तो मैं पेरेंट्स जिनकी शादी काफ़ी टाइम हो चुकी है, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो सारे लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में होंगे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तब मैं अपना कंटेंट वगैरह वहाँ पे डाल सकूँगा, तो वो देख सकेंगे। एंड ऑफ कोर्स कंटेंट तो आपको बनाते रहना है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपनी ऑफलाइन क्लास रन कर रही हूँ या ऑफलाइन क्लास रन कर रहा हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल के मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग तो दूर 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 से देखेंगे। तो अगेन ये चीज़ समझने की बात है कि जो दूर से देखेंगे, जो आपके पास नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम, आप उनको कनेक्ट करके उनका डेटा कलेक्ट करके रख सकते हो, सो दैट फ्यूचर में आप उनको ऑनलाइन सिखा सको। लेकिन फिर आपके आसपास के लोग भी आपको देखना शुरू करते हैं, आपकी ब्रांडिंग अच्छी होती है, लोग आपके जब आप लोग देखते हैं कि ये पर्सन इतना अच्छा सिखा रही है, पढ़ा रही है, सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो चाहते हैं कि आपके पास आके सीखें। तो आपका कंटेंट क्रिएशन वहाँ से बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप कंटेंट बनाते हैं, आपका फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, वहाँ से लोग आपको जान रहे हैं। जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपकी लिस्टिंग अच्छी है, जब लोग आसपास कोई आपको इंक्वायरी आ रही है आपको आर्ट के क्लास देने के लिए, आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके रखते हैं, डेटा आपके पास कलेक्ट हो रहा है, तो आपके पास बार बार उनको इन्फॉर्म करने के लिए ऑप्शन रहता है। इसलिए डेटा कलेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जब भी हम कोई बिज़नेस वाइज उसको ग्रो करना चाहते हैं। कि कल के डेट में आपके पास कोई ऑफ़र निकलता है कि चलो अभी तो गर्मी छुट्टी आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं सबको इन्फॉर्म कर सकूँ, तो इन्फॉर्म आप तभी कर पाओगे जब सबका डेटा यानी कि सबका नाम, नंबर, ईमेल आईडी एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उनको इन्फॉर्म कर सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन ज़रूरी है। एंड अगेन, अगर आप प्रॉपर सिखा रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, तो फिर इन चीज़ों को आप कंटिन्यूसली करते रहोगे। बाकी खेल तो वर्ड ऑफ माउथ में अपने आप हो जाता है जब आप अच्छा वैल्यू दे रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू दे देता है आपको, अगर आप ऑफलाइन क्लास रन कर रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाती है कि आप एड्स जब रन करते हो, फेसबुक मेटा के जो एड्स रन करते हो, आप उसको अपने क्लासेस के 5 से 7 किलोमीटर की रेडियस में रन कर सकते हो कि मेरी ये क्लास है यहाँ से 5-7 किलोमीटर में जितने भी लोग आते हैं उन सबको मेरी एड्स दिखनी चाहिए, और उन सबको मुझे अपनी क्लास के बारे में इन्फॉर्म करना है। आप हो सकता है एक दिन का वर्कशॉप कर लो, वो वर्कशॉप में आए, उनको आपके बारे में पता चल ले, उनका डेटा आपने कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्शन होने के बाद फिर कभी भी आपके क्लास का कोई ऑफ़र निकल रहा है या कोई न्यू बैच शुरू हो रहा है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर पाओ। तो ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग के तरीके हैं। उसके बाद जब आपकी क्लास में लोग ग्रो करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो उनका टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज़, ये सब कलेक्ट आप करते रहो। ये चीज़ों को करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लास क्लास बहुत ग्रो हो सकती है, बहुत ज़्यादा। कोर चीज़ें हैं ये। क्या ऑर्गेनिकली भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? करने का है, that you have a hope to do, then find out the way. And again you have a best friend, that is chat gpt. आजकल chat gpt को कुछ भी पूछे वो बता देगा, पहले कोई बताने वाला नहीं था इन अर्लियर एज आई कैन से, कि अगर कुछ भी क्वेश्चन पे कहाँ पे स्टार्ट करें, ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो करें, लोगों को कैसे बताएं, आप चैट जीपीटी को पूछो, वो बहुत सारे वेज बताएगा। यू जस्ट हैव टू फाइंड द सोल्यूशन एंड यू हैव लॉट मोर वेज टू गो। एंड लाइक डेटा कलेक्शन, कीप द डेटा कलेक्शन। और ये सारी चीज़ें तो चलो कॉमन नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि गूगल बिजनेस पे लिस्टिंग करना, कंटेंट बनाना, ये सब फ्री की चीज़ें हैं। बट अल्टीमेटली वही है कि लोगों को ये चीज़ करनी पड़ेगी और फिर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट्स दिखेंगे। इन्फॉर्मेशन है बट इम्प्लीमेंट करना मेन काम है आपका। हाँ, एंड वन सीक्रेट फॉर यू टू बी कंसिस्टेंट। आप क्यों करना चाहते हो? आस्क योरसेल्फ कि आप जो कर रहे हो क्यों करना चाहते हो। इफ यू हैव योर व्हाई स्ट्रॉन्गर कि मुझे इस चीज के लिए मुझे करना है, देन इट विल हेल्प यू टू शो अप डेली कंसिस्टेंटली। ओके, सो दैट विल हेल्प यू कि अगर मैं आप बोल रही हूँ कि आज नहीं करना मुझे, दैट वाई विल हेल्प यू कि अरे नहीं, मैंने ये नहीं किया तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो दैट विल हेल्प यू टू बी कंसिस्टेंट एंड शो अप डेली, एंड दिस इज रियली रियली स्मॉल थिंग। एंड बहुत से लोग भूल जाते हैं, क्लास लेते हैं, दे हैव ग्रेट रिजल्ट बट टेस्टिमोनियल्स लेना भूल जाते हैं। सो लाइक सर सेड दैट गेट टेस्टिमोनियल वीडियोस इन फॉर्म ऑफ फोटो, वीडियो, देयर नोट, जिससे क्या होगा आपको आगे जाके जब ऑनलाइन प्रेजेंस में बिल्ड करोगे, वेबसाइट बिल्डिंग, लैंडिंग पेज, ऑल द थिंग्स, that will help you to get more trust in your audience. Okay, so next question for you is this: what is this different stream of income as an artist can explore to be
become financially independent? Uh, there are many ways. Firstly, teaching is one of the most prominent ways, क्योंकि टीचिंग आप बहुत ईज़िली शुरू कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है इसमें. बट अगेन उसको फिर स्केल करना एक डिफरेंट स्किल है, डिफरेंट चीज़ है वो. शुरू करना और स्केल करना में बहुत फ़र्क है. तो शुरू आप कर सकते हो टीचिंग से. टीचिंग शुरू करना ईजीएस्ट भी है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं लगेंगी. लेकिन इसके बाद फिर आप कमीशन वर्क में जा सकते हो. कमीशन वर्क भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली मिल जाते हैं. बट अगेन उसके लिए आपको सोशल मीडिया की प्रॉपर प्रेजेंस चाहिए. वरना यही होगा कि आपके पास एक कमीशन वर्क आएगा, फिर 6 महीने तक कोई वर्क नहीं है, फिर अचानक से 2 वर्क आ गया. तो वो अगर आपको प्रॉपर स्टेबल कमीशन वर्क चाहिए तो अगेन सोशल मीडिया के थ्रू आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा. पेंटिंग को सेल करना एक तरीका हो सकता है, बट वो चीज़ बहुत बाद में आती है. तो वही चीज़ें अलग अलग लेवल पे आएंगी. बट तरीके मैं आपको अगर बताऊं तो टीचिंग है, कमीशन वर्क आप कर सकते हो, आप पेंटिंग को सेल कर सकते हो, आप कस्टमाइज्ड कुछ और वर्क बना सकते हो. जैसे कई लोग, अगेन वो चीज़ भी कमीशन वर्क के अंदर आती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कई लोगों को पेंटिंग्स बहुत अच्छी आती है, उनकी स्किल बहुत अच्छी है, तो वो जूतों में बहुत अच्छे कस्टमाइज्ड जूते बनाते हैं, बहुत ही डिज़ाइन वाले, जिन जो लोगों को बहुत पसंद आता है. तो वो स्पेसिफिक मार्केट के लिए वो बना रहे होते हैं. वो टी शर्ट्स वगैरह में डिज़ाइन कर देते हैं सो दैट वो इस तरीके की कस्टमाइज्ड पेंटिंग्स वाली टी शर्ट्स. तरीके ये सारे अलग अलग हैं. सोशल मीडिया पर अगर आप ग्रो कर जाते हो तो आपको ब्रांड डील्स मिल जाती हैं, तो वो भी एक तरीका है अर्निंग करने का. अम, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका ब्रांड वैल्यू अच्छा है, सोशल मीडिया पे आपकी वैल्यू, आपका ट्रस्ट अच्छा है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, तो कई सारे स्टार्टअप्स वगैरह हैं जहाँ पे एजुकेशनल, जहाँ पे उस सेगमेंट के आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ से उनको ऑफ़र आ जाते हैं, तो वो चीज़ भी होती है. तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं. बट अगेन हर चीज़ को, इन सारी चीज़ों को करने के लिए और ग्रो करने के लिए यू नीड दैट बिजनेस Yeah. स्किल और माइंडसेट. ग्रेट. कि अगर कुछ भी ग्रो करना है ऑफलाइन, इट्स आई कैन से कि आप ऑफलाइन विदाउट सोशल मीडिया भी आप करोगे. बट टू ग्रो एंड स्केल अप, ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए यू विल नीड सोशल मीडिया टू ग्रो. देन ओनली यू विल एबल टू स्प्रेड योर नॉलेज एंड स्टार्ट डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. आई कैन से कि आर्ट में बहुत सारे स्ट्रीम इनकम है, एज सर मेंशन लाइक. में आपको थोड़ा सा ऑन्ट्रप्रीनियोरियल माइंडसेट चाहिए एज एन आर्टिस्ट अगर आपको अर्निंग करना है तो. जैसे कई लोग चीज़ों को कंबाइन करके भी अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मान लो ट्रैकिंग पसंद है, ओके. वो लोग आर्ट में, वो लोग ऐसा नहीं कि उनको आर्ट की फील्ड में जाना है, उनको ट्रैकिंग करना पसंद है, लेकिन पेंटिंग करने में भी उनको अच्छा लगता है. तो अपन ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए कि लोग ट्रैकिंग करने आए मेरे साथ, और ट्रैकिंग करते करते हम बीच में पेंटिंग्स बनाएं, वर्कशॉप्स ऐसा करें वहाँ पे. तो ये एक तरीके का एक बिज़नेस मॉडल बन सकता है कि हम इतने बैचेस रन करते हैं, इतने वर्कशॉप्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराते हैं. कई लोगों को कुछ और वे में हम कंबाइन कर सकते हैं कि हमारा ये इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट को हम कंबाइन कर रहे हैं, जिसमें पेंटिंग को हम इस वे में सामने वाले को शेयर करेंगे. तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. यू जस्ट नीड एक ऑन्ट्रप्रीनियोरियल माइंडसेट चाहिए जहाँ पे आप अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ को सोच सको कि ये डिमांड है, इसमें हम ऐसा कुछ क्रिएट करें तो लोगों को हम ये एक्सपीरियंस दे सकते हैं. एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं अभी के टाइम पे, एक्सपीरियंस. क्योंकि एक्सपीरियंसेस पहले के टाइम, जैसे ये सारी चीज़ें अगर मान लो ट्रैकिंग जैसे शुरू हुआ, एज एन एक्सपीरियंस शुरू हुआ. किसी को बाइकिंग करनी है, बहुत लंबे समय तक उसको बाइक राइड करनी है, वो एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं. तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं. तो क्या हम पेंटिंग में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दे सके सामने वाले को, वो एक्सपीरियंस क्रिएट करने के उसके अराउंड हम कुछ बिजनेस बना सकते हैं क्या? तो वो एक मतलब क्रिएटिव थिंकिंग लगेगी थोड़ी सी. जैसे भी बर्थडे पार्टीज में पेंटिंग वर्कशॉप होते हैं हाँ छोटे होते बच्चों हैं. के, that कई can सारे be. कई सारे अभी कुछ आर्टिस्ट, जिन मेरी बात हुई है, एक आर्टिस्ट है वो वेडिंग पेंटिंग करते हैं, कि वो शादी में जाते हैं और लाइव पेंटिंग्स करते हैं वहाँ पे जाके. तो वो एक बहुत अच्छा सेगमेंट है. वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत क्रिएटिव वे में. अब उसका डिमांड वो क्रिएट कैसे कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर क्लिप्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, सोशल मीडिया ग्रो कर रहे हैं अपना. लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है, मज़ा आ रहा है, ये चीज़ देख के अच्छा लगा, तो लोग उनको हायर कर रहे हैं. तो वही एक बिजनेस माइंडसेट चाहिए उसके लिए कि आप किस सेगमेंट में कैसे काम करो. मार्केटिंग भी हो जाती है, उधर लोग आते हैं, देखते हैं, अरे ड्राइंग अच्छा कर रहे हैं, हमारे वेडिंग में भी बुलाएंगे, अभी ये है, हम उसको रेकमेंड करेंगे, राइट? तो मार्केटिंग भी इजीली हो जाती है. यू डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट इन देयर, राइट? यू कनेक्ट विथ मोर पीपल, गेट. एंड पेंटिंग, दैट इज एट अगेन वन मोर आइडिया.
सोडा और समथिंग से हम पानी में मिला के अगर ड्राइंग पेपर कर दें, एंड देन वी हैव पुट हल्दी एंड सैनिटाइजर टुगेदर, that is another kind of idea where we can apply in मेहंदी, नॉन मेहंदी, हल्दी, हल्दी में अप्लाई कर सकते हैं, राइट, जहाँ पे हल्दी का यूज होता है. सो दैट हम्म, कैन बी डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज विच यू कैन पुट एंड पुट इन अ डे टू डे लाइफ जो साइक्लिकली चल रही है, एंड जस्ट add your art का थोड़ा सा तड़का in that, then you can grow exponentially. ट्रू. Yes, that's great. So this is all the questions from my side. And last question, कि अगर एक एडवाइस देनी है जो पूरा स्टक है, सोच रहा है मैं करूँ या ना करूँ, like really struggling, so what would you want to say to that artist? आई वुड लाइक टू से कि यार ज़िंदगी बस एक ही है, अपने को थोड़े साल में मरना है. ओके, जितना आप सोचोगे उतना आपकी लाइफ ही बस निकलते रहेगी. हम लोग क्या होता है कि टेंशन बहुत लेते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. आप अगर ऑल इन जाओ कि मेरा ये स्किल है, मेरी ये नॉलेज है, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, और उसमें आप प्रॉपर ऑल इन जाओ, अगर आप उसमें प्रॉपर घुस जाते हो और उसमें ग्रो कर लेते हो, तो आपके पास एनफ अपॉर्चुनिटीज़ है आज की डेट में कि उसके अराउंड आप कुछ क्रिएट कर सको अर्निंग कर पाने के लिए. पैसे कमा पाने की काबिलियत वो चीज़ आप डेवलप कर लोगे उसके अराउंड. हर चीज़ में अर्निंग हो सकती है, दुनिया में हर चीज़ में अर्निंग है, आप उसके अराउंड वो बना लोगे. बट आपको अंदर वो पागलपन होना चाहिए कि मैं उस फील्ड में उतना अंदर घुस जाऊँ पहले. क्योंकि जब तक आप ऊपर ऊपर से सोचते रहोगे ना, तो आप ऊपर ऊपर से सोचते रहोगे, फिर ना तो आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे. घुसना है तो फिर प्रॉपर घुसो, बिना इस चीज़ की चिंता किए कि क्या होगा कैसे होगा. वो सब फिगर आउट हो जाता है आगे आगे चल के. तो ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है. दैट्स कंप्लीटली ट्रू कि आपको घुस जाना चाहिए, एंड जो आप कर रहे हो, डू एज ना, ऐसे नहीं करो कि मुझे करना ही है, आई हैव टू डू इट. डू इट लाइक आई लव टू डू दैट वर्क. जब आप बिल्कुल. करोगे तो आप इंटरेस्ट करोगे, इंटरेस्ट लोगे, अरे ये ऐसे होता है वैसे होता है, यू विल बी लव टू डू. अगर दिन रात काम करने बोला कोई भी, तभी भी आप उस फील्ड में काम कर सकते हो, डू इन दैट लेवल ऑफ इंटेंशन. That's true, and it was really nice connecting with you and having a conversations with you, like fully like a big brother. I can feel like a big brother guiding me and all of them to have these conversations. So thank you so much for giving your valuable time reviewing and for all of us. लेकिन मैं चाहती हूँ, सर ने इतना टाइम निकाल के इनको इतने सारे सीक्रेट्स बता दिए आपको, बस अभी आप सुन के बैठ मत जाना, बस नोट्स निकाल के. यू हैव टू टेक एक्शन. गो अहेड, टेक एक्शन. इफ यू हैव टेक एक्शन, गो एंड मेंशन सर ऑन योर स्टोरी दैट कि सर आपका पॉडकास्ट सुन के मैंने आज ये एक्शन लिया एंड दिस इज रियली वर्किंग. थैंक यू सो मच सर. इट वाज रियली नाइस कनेक्टिंग एंड ग्रोइंग टुवर्ड्स यू. वर्ड्स ही नहीं आ रहे मुझे बोलने के लिए. ओके, नो वरीज. थैंक यू सो मच अगेन कि आपका Great टाइम, experience. इम्पोर्टेंट टाइम दिया आपने, एंड दिस मच नॉलेज आपने शेयर किया. होप दिस विल रियली हेल्प इन अपकमिंग सेशंस. And again, thank you. Okay. Most welcome. Most welcome. Thank you so much. Take care. Bye. Same to you. Bye bye. Thank you so much.